सभी लोगों को नमस्कार। पहला यूनिट 2 का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने मैप फंक्शन के सारे मैपिंग डिस्कस किए, जैसे मेनी टू वन आपका डिस्कस किया गया और आपका 1 to 1 डिस्कस किया गया, इनटू डिस्कस किया गया और ऑनटू डिस्कस किया गया और ये दोनों मिला के एक नया बनता है बाइजेक्टिव भी डिस्कस किया गया। बाइजेक्टिव ही फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो रिव्यू में कर रहा हूँ वो ये है कि मेनी टू वन और 1 to 1 इन दोनों का कोएक्जिस्टेंस संभव नहीं, यानी कि जो फंक्शन मेनी टू वन होगा वो 1 to 1 नहीं हो सकता है और जो 1 to 1 होगा वो मेनी टू वन नहीं हो सकता है। इसी तरह से इन दोनों का भी कोएक्जिस्टेंस संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि जो इनटू होगा वो ऑनटू नहीं होगा, जो ऑनटू होगा वो इनटू नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें से एक कोई उठाएं तो इन दोनों के साथ संभव है, यानी कि मेनी टू वन के साथ इनटू भी हो सकता है, मेनी टू वन के साथ ऑनटू भी हो सकता है। उसी तरह से अगर आप 1 to 1 को उठाएंगे तो 1 to 1 दोनों के साथ संभव है। 1 to 1 जो होगा वो इनटू भी हो सकता है और 1 to 1 ऑनटू भी हो सकता है। तो 1 to 1 जो और के साथ ऑनटू होता है वही फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वही केवल इन्वर्टिबल होते हैं, यानी कि उन्हीं फंक्शन का आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। सारे फंक्शन का आप इन्वर्स फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते हैं। ए फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्स फंक्शन इफ इट्स इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट। और इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो 1 to 1 हो और साथ में ऑनटू भी हो। तो एफ एक्स का एफ इनवर्स एक्स तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो एफ ऑफ एक्स क्या हो, इन्वर्टिबल हो। और साथ में ये भी देखिए, अगर एफ एक्स इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स एक्स भी नो डाउट इन्वर्टिबल ही होगा। मतलब ये दोनों फंक्शन 1 to 1 और ऑनटू दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। तो एक क्वेश्चन है जो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं कि ये एक फंक्शन है जहाँ पे साथ में दिया गया है मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर है और साथ में ए बी एक्स के बारे में बताया गया है कि रियल नंबर है, साथ में ये दिखा गया है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स फंक्शन भी कैलकुलेट करके आपको दिखाना है। एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। तो इन्वर्टिबल होने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन आपका 1 to 1 हो और ऑनटू हो, ये हमको पता है। तो आप पहले और यानी कि दो बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, ये भी बात प्रूव करनी पड़ेगी और ये भी बात प्रूव करनी पड़ेगी। तो 1 to 1 प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच लेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच का मतलब कि आप डोमेन के अंदर से दो एलिमेंट ले लीजिए, x1 और x2, और इस प्रकार लीजिए कि दोनों आपस में बराबर ना हो। तो दोनों जब आपस में बराबर नहीं होंगे, x1 x2 रियल नंबर है, क्योंकि डोमेन आपका रियल नंबर का सेट है, तो ये मेन यहाँ पे जो है कि x1 x2 डोमेन से उठा रहे हैं। और साथ में ये भी है कि वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, भूल गया है लिखना, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। ये एजम्पशन अगर जब तक आप लेंगे नहीं तब तक बात होगा नहीं। तो वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 ये खास बात है, ये आपने एज्यूम किया, और ये एज्यूम किया कि आपका फंक्शन 1 to 1 ना होके मेनी टू 1 है, तभी ना कॉन्ट्रडिक्ट आप कराएंगे, अपोजिट उल्टा लेते हैं। तो अगर आपने मेनी टू 1 लिया है तो मेनी टू 1 कहने का यही है कि x1 और x2 के दोनों के इमेज सेम है। अब जब दोनों के इमेज सेम होंगे तो इसका मतलब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल होंगे। अब दोनों अगर बराबर हुए तो इस रूल को यूज करते हुए आप ax1 प्लस बी इक्वल टू ax2 प्लस बी राइट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। अब जब आपने शुरू में एज्यूम किया था कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो इस बात से ये लाइन कॉन्ट्रडिक्ट करा रही है। जब कॉन्ट्रडिक्ट करा रही है तो हमारा सारा एजम्पशन उल्टा हो गया, ठीक अपोजिट हो गया। तो यानी कि हमारा फंक्शन मेनी टू 1 ना हो के क्या होगा, 1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि मेनी टू 1 आपने एज्यूम किया तभी ये लाइन लिख पाए थे, दोनों के इमेज इक्वल कर पाए थे। तो इस वजह से हमारा फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि हमारा फंक्शन ऑनटू है कि नहीं है। तो ऑनटू का जो प्रूफ है वो भी बहुत क्लासिकल प्रूफ है। जैसे ऑनटू का मतलब यही है कि आप के डोमेन के अंदर, को डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट, जो को डोमेन होता है, यहाँ से रेंज आप कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज हो।
तो आप क्या करेंगे, आर्बिट्रली आप एक एलिमेंट y सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये r क्या है, कोडोमेन है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है, लेकिन ये r आपका कोडोमेन है और ये r आपका डोमेन था, ये ध्यान देना है। तो कोडोमेन के अंदर से एक एलिमेंट आपने आर्बिट्ररी सेलेक्ट किया। अब एक एलिमेंट ये जनरल एलिमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो y इक्वल टू यानी कि किसी न किसी x के लिए होगा। अब यहाँ पर करना क्या रहेगा कि x की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। अब ये दिखाना रहेगा कि जो वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही हो रियल नंबर है कि नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया। अब थ्री में क्या ऐसा ऐड किया जाए कि जीरो आ जाए। नेचुरल नंबर की जगह पे बल्कि होल नंबर का सेट ले लेते हैं, क्योंकि होल नंबर के अंदर जीरो आता है। थ्री में क्या ऐसा ऐड किया जाए कि जीरो हो जाए। मान लीजिए एक्स आपने लिख दिया, जीरो आया, तो एक्स इज इक्वल टू, तो आपका कैलकुलेट होने पे -3 आ ही रहा है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन क्या ये -3 होल नंबर के सेट में है, तो आंसर मिलेगा नो। तो उसी तरह से आपको जो भी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी उसको शो करना रहेगा कि उस सेट में है कि नहीं। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रूल के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई y माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन आप देंगे कि b और a ये दोनों ही रियल नंबर हैं, क्वेश्चन में गिवन है। अगर b और a आपके रियल नंबर हैं और y भी रियल नंबर है, क्योंकि आपने रियल यहाँ पे एज्यूम किया है, तो y माइनस बी भी आपका रियल होगा, और रियल नंबर को फिर रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर रियल नंबर होगा, यानी कि ओवरऑल y माइनस बी अपान ए आपका एक रियल नंबर हुआ, यानी कि हमारे डोमेन के अंदर का ही x है। तो जब आप ये प्रूव कर लिए कि हर y के लिए जो हमारे को डोमेन में है वो किसी न किसी का एलिमेंट है जो कि डोमेन में है, तो ये आपका ऑन टू हो गया। अब रही बात आपको जो एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो एक मेथड ये भी है, उससे आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ नहीं करना है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको ऐसे लिख दीजिए, और x इक्वल टू फाइनली आपका हो जाएगा कैलकुलेट करके एक दो स्टेप में एफ ऑफ एक्स माइनस बी अपान ए। अब इसमें रिप्लेसिंग का काम थोड़ा सा करना है, रिप्लेस x बाई एफ इनवर्स एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, एफ इनवर्स एक्स से, और एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स से। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी अपान ए। तो इस तरीके से आपका एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपका फंक्शन इन्वर्टिबल ऑलरेडी प्रूफ हो गया था, 1 to 1 भी प्रूफ किया था आपने और ऑन टू भी प्रूफ किया था, तो आप इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनवर्स एक्स आपका आ गया एक्स माइनस बी अपान ए, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट आता है। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, y इक्वल टू एक्स एक लाइन का इक्वेशन है, तो ये इस तरह के फंक्शन आपके आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। इनवर्स फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि इनवर्स फंक्शन वही फंक्शन होगा जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए एफ अगर एक फंक्शन है ए टू बी मैप कर रहा है, और दूसरा एक फंक्शन जी है जो बी टू ए मैप कर रहा है, सीधा मतलब रिवर्स कर दिया गया है, इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन। और अगर जी ओ एफ आप ए करेंगे, कंपोजिशन आगे चल के हम पढ़ाएंगे, दोनों फंक्शन का अगर कंपोजिशन करेंगे तो आई ए आएगा, और एफ ओ जी अगर आप करेंगे तो आई बी आएगा। मतलब आई ए मतलब सेट ए और आई बी मतलब सेट बी। तो यहाँ पे उसी चीज़ को ये लिखा गया है कि अगर जी आप एक्स करेंगे तो एक्स आ जाएगा, मतलब एक्स वापस रिटर्न मिल जाएगा, और यहाँ पे एफ ओ जी करेंगे तो वाई रिटर्न में वापस आ जाएगा, जो इनपुट किए हैं वही रिटर्न मिल जाएगा आपको। तो ये इनवर्स फंक्शन होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो है ऑपरेशन ऑन फंक्शन। तो ऑपरेशन ऑन फंक्शन में आपका एक तो देखिए ये है जो कि मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा। देखिए पहले कंपोजिशन डिस्कस कर देते हैं।
तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में दो फंक्शन को कंबाइन किया जाता है, जैसे f एक फंक्शन है और g एक फंक्शन है। एक इसमें मैपिंग मेन चीज़ है, a टू b मैपिंग है और b टू c मैपिंग है, मतलब किस सेट से किस सेट में मैप कर रहा है। तो ये देखिए b और b सेम है, ये जब तक रहेगा नहीं तब तक हो नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में जो इस तरह का मैपिंग दिखाया गया और इस तरह का मैपिंग दिखाया गया है, इसमें GOF कैलकुलेट करना पॉसिबल है, FOG नहीं। क्योंकि रूल क्या होता है कि जो x है वो सबसे पहले f को मिलेगा, तो f क्या करेगा, f सेट a को सेट b में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो सेट b जो कन्वर्जन हो रहा है, यही b g को सप्लाई हो जाएगा। अब g को सप्लाई तभी हो सकता है जब f का कोडोमेन यानी कि रेंज समझ लीजिए, f का रेंज जो है या कोडोमेन वो g के डोमेन से जब तक मैच नहीं करेगा तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि पहला जिसको भी जो भी फ्रंट पे फंक्शन है वो उसके बाद वाले फंक्शन के मतलब f का जो रेंज है या डोमेन कोडोमेन है वो जी के डोमेन से मैच करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। आप देखिए, अगर मान लीजिए आप FOG कैलकुलेट करते तो क्या दिक्कत आती, क्योंकि x सप्लाई हो जाता है g को, तो b सेट b ट्रांसफार्म हो जाता है सेट c में। अब कोई ज़रूरी थोड़ी कि सेट c a के बराबर ही हो, ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं, तो कहाँ से वो कैलकुलेट कर पाएगा। इस वजह से ऐसा होता है। जैसे एक फंक्शन हम अगर आपको दिखाएं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मान लीजिए x -3 लिखा गया है और g ऑफ x इक्वल टू 1/x लिखा गया है, तो अगर आप ये x-3 को देखें और यहाँ पे तो लिखा ही रहेगा वेर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या कोई ऐसी, अगर मान लीजिए कि आप GOF कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस सिचुएशन में, तो GOF अगर आप इस सिचुएशन में कैलकुलेट करेंगे तो f x इक्वल टू अगर 3 आप लें तो x इक्वल टू 3 पे f ऑफ उसको 3 को क्या करेगा फंक्शन, f 0 में कन्वर्ट कर देगा, और 0 के लिए g डिफाइन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो नहीं कैलकुलेट करेगा। क्योंकि f ऑफ x जो डिफाइन है आपका f फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, लेकिन g जो है आपका वो रियल नंबर में से एक नंबर माइनस कर दिया गया 3, क्योंकि जीरो डिफाइन जीरो है, जीरो सॉरी, ये जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो जीरो से रियल नंबर पे मैप कर रहा है। अब क्योंकि इसके अंदर जीरो भी आ रहा है तो वो जीरो जो है इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इस वजह से GOF नहीं पॉसिबल है, FOG पॉसिबल है। हालांकि यहाँ पे हमने GOF कैलकुलेट किया है, क्योंकि जैसा अब आप क्वेश्चन को बदल दें जैसे, तो इससे एकदम सिमुलेट हो जाएगा। जैसे आप लिख दें g ऑफ x इक्वल टू 1/x और f ऑफ x इक्वल टू x-3, तो जैसा आप यहाँ पे सीन देख रहे हैं वैसी सीन देखेंगे, मतलब अब GOF कैलकुलेट करेंगे, GOF कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन FOG नहीं पॉसिबल है जैसा कि यहाँ पे है। तो सिंक्रोनाइज हो जा रहा है मतलब दोनों के बीच में, नहीं तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे GOF को पॉसिबल बता रहे हैं, वहाँ पे FOG को पॉसिबल बता रहे हैं, तो फंक्शन जैसा एज्यूम करोगे उसी तरह से होगा। तो ये अगर डायग्राम से हम देखें तो डायग्राम में क्या हो रहा है कि एफ रूल क्या कर रहा है, एफ रूल एक्स को एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, ये इसका इमेज एफ ऑफ एक्स बना देगा, और जी रूल एफ ऑफ एक्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, जी ऑफ एक्स में, तो फाइनल इमेज हो जाएगा। तो समझ लीजिए इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आपका जी ओ एफ है, ये पहले एफ इसमें दिख रहा है लेकिन आप इस तरह से देखेंगे ये जी ओ एफ कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट GOF हो रहा है। क्यों, क्योंकि f को पहले x मिलेगा। अगर आप यहाँ पे x लिखें तो x सबसे पहले किसको सप्लाई होगा, f को सप्लाई होगा, तो इस ऑर्डर में जब देखेंगे तब आपको सही सीक्वेंस दिखेगा। तो ये जो एक नया फंक्शन GOF ऑफ x को एक नया नाम दे दीजिए hx, तो ये फाइनल जो इम्पैक्ट पड़ा वो h ऑफ x कैलकुलेट हुआ है, तो इसी नाते h वहाँ पे ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे f ऑफ x x+2 है, g ऑफ x x² है, तो GOF आप कैलकुलेट करेंगे, FOG कैलकुलेट करेंगे, तो x सबसे पहले f को मिल रहा है तो वो g ऑफ x+2 कर देगा, फिर x+2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे x पहले g को मिलेगा
और जी एक्स को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा और ये एक्स स्क्वायर एफ जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जी एफ एफ ओ जी के बराबर नहीं है। तो किसी भी एक एग्जाम्पल में अगर ऐसा सीन आपको दिख गया कि जी एफ एफ ओ जी के बराबर नहीं है, बाकी सब जगह हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी एक जगह भी आपको अगर दिख गया तो ये रूल बन गया कि इट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव लॉ आपका फॉलो नहीं करता। अगर कभी एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, तो उस समय आप सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के प्रूव कर सकते, क्योंकि नॉट प्रूव करना, यस प्रूव करना होता तो जनरलाइज मेथड से करना पड़ता है, लेकिन नॉट के केस में वन एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ। नॉट वर्ड जब भी मिले तो आप समझ लीजिए प्रूव करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ कि कम्यूटेटिव लॉ तो नहीं फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, उसके लिए प्रूफ कैसे करेंगे। अब एसोसिएटिव लॉ चूँकि इसमें 3 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, तो 3 ऑपरेंड आप ले लीजिए, मतलब 3 फंक्शन ले लीजिए और सीक्वेंस इस तरह से लिखिए, ए बी से मैप कर रहा है, बी सी से मैप कर रहा है, सी डी से मैप कर रहा है। लेकिन जब आप मैपिंग इस तरह से ले रहे हैं तो फंक्शन जो बनाएंगे रिवर्स ऑर्डर में कंबाइन जो करेंगे, मतलब एफ जी एच नहीं बनाएंगे, एच जी एफ बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले एफ को अगर आप एफ जी एच लिखते हैं तो एक्स किसको सबसे पहले मिलेगा, एच को, और एच सेट बी को सेट सी को डी में कन्वर्ट कर देगा और डी जी से मैच, डी जी के डोमेन से मैच नहीं करेगा बी से। तो लेकिन अगर आप एफ एच जी एफ लेते हैं तब आपको ये दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एफ कन्वर्ट करेगा सेट ए को सेट बी में और बी सप्लाई हो जाएगा जी को, जी कन्वर्ट कर देगा उसको सी में और सी मैच करेगा एच के डोमेन से। तो ये जिस ऑर्डर में आप सेट की मैपिंग लेते हैं उसके रिवर्सल ऑर्डर में फंक्शन लिया करिए कंपोजिशन के समय में। तो इसी नाते यहाँ पे एच जी एफ सीक्वेंस लिया गया है। तो आपका जो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने के लिए क्या जरूरी है, एच जी एफ और एच जी एफ ऐसे लिख लीजिए, यहाँ बीच में ओ लगा दीजिए, यहाँ पे भी ओ लगा दीजिए, यहाँ पे एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने के लिए कुछ एजम्पशंस और करने पड़ेंगे आपको, हर एक सेट से एक एक किरदार लेने पड़ेंगे। जैसे एक्स मान लिया गया सेट ए में है क्योंकि एफ को सबसे पहले सप्लाई होगा, और वाई जो है बी में, और जेड मान लीजिए सी में है। और इस तरह से करिए कि बी का जो एलिमेंट वाई आप लिए हो एफ एक्स का इमेज हो, और जी वाई जो है जी वाई का जो इमेज है जी के अकॉर्डिंग वो जेड है। तभी मैचिंग होगी, तभी आप कैलकुलेशन कुछ दिखा पाएंगे, अदरवाइज कुछ इधर उधर का लेंगे तो कैलकुलेशन आप कर नहीं पाएंगे। दिक्कत बस इतनी सी है और कोई बात नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैलकुलेशन आपका दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप एलएचएस को सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स किसको सप्लाई होगा, सबसे पहले एफ को। तो इसको आप लिख सकते हैं एच ओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर ये वाई किसको मिलेगा, जी को मिलेगा, तो इसको लिख देंगे एच ऑफ जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई क्या है, जेड है। आप एज्यूम किए हैं जी ऑफ वाई को जेड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जी ऑफ वाई की जगह जेड लिख देंगे, फाइनली एच जेड मिल गया। अगर आप ब्रैकेट एच ओ जी की जगह पे जी ओ एफ लगाए हैं तो आपका ट्रांसफार्म होकर ये आएगा, और ये एक्स किसको मिलेगा, एफ को मिलेगा। फिर अगेन तो ये सारा वो हटा के आप इस सीक्वेंस में लिख दीजिए जो ऑर्डर है, और वो का मतलब और थोड़ी कुछ है, बस ऑर्डर किस क्रम में होगा वही क्रम निर्धारित करता है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगेन जी ऑफ वाई हुई, वाई जी को जाएगा तो जी ऑफ वाई कैलकुलेट होकर जेड हो जाएगा, तो फाइनली एच जेड आ गया। दोनों ही आपस में बराबर है, इस नाते पता चल गया कि ये इक्वल टू ये है, और इस वजह से आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो गया, और यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और एक क्विक आपको बता देते हैं इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन फंक्शन क्या है, कि जैसे एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगर दो फंक्शन का ये एडिशन, दो माइनस सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसका रिजल्ट बहुत सिंपल है,
आप देख ही रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जहाँ पे ये कंडीशन लिखना जरूरी है, जीरो कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्रोथ ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।